आज हम लोग रासायनिक अपक्रिया समीकरण के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि जब लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। वह धुआं होता है जब हम लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर जब उसे हम हीट करते हैं तो हीट करने के उपरांत एक भूरे रंग का धुआं निकलता है। तो वह धुआं कौन सा होता है, कौन सा गैस होता है? वह धुआं कौन सा गैस होता है? तो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होगा, NO2 होगा। क्या होगा? Na2, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। जब हम लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का जो गैस उत्सर्जित होता है वह होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्या कर रहा है, जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में विभक्त हो जाता है, जब कोई यौगिक दो या दो से अणु या यौगिकों में विभक्त होता है तो हम उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CO2 किस में टूटा है? तो CaO प्लस CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड में टूटा है। तो यह कौन सा अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? अपघटन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। करा निम्नलिखित में कौन सा अवकारक है? निम्नलिखित में कौन सा अवकारक है? तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम अवकारक कहते हैं। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम अवकारक कहते हैं। इसमें से कौन सा अवकारक है? तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी H2S। H2S क्या है? अवकारक पदार्थ है। क्या है? अवकारक पदार्थ है। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? तो शोषण के द्वारा हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो कौन सा अपक्रिया होगा? तो हमारा अपचयन अपक्रिया होगा। कौन सा अपक्रिया होगा? अपचयन अपक्रिया होगा। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? तो अपचयन अपक्रिया का है। अपचयन अपक्रिया क्या कहलाता है? तो अपचयन अपक्रिया वैसी अपक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? ग्रहण करते हैं, उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अपचयन अपक्रिया को ही हम ऑक्सीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। तो शोषण किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? तो अपचयन अपक्रिया है या ऑक्सीकरण अपक्रिया है, या ऑक्सीकरण अपक्रिया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना एक रासायनिक अपक्रिया है जो कि एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है। जो कि क्या कौन सा अपक्रिया है? ऑक्सीकरण अपक्रिया है। तो शरीर में हमारा भोजन ऑक्सीजन की मदद से पचता है, इसलिए यह ऑक्सीकरण अपक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना एक प्रकार का ऑक्सीकरण अपक्रिया है या अपचयन अपक्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? जिसका सही आंसर हो जाएगा O2। O2 एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। O2 एक ऑक्सीकारक अणु है या ऑक्सीकारक पदार्थ है, क्योंकि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, जिससे ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। जिससे ऑक्सीजन का निष्कासन तथा हाइड्रोजन का क्या होता है? ग्रहण किया जाता है, उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो कह रहे निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है? तो O2 क्या है? ऑक्सीकारक है। कह रहा है भौतिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या है? एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अस्थायी परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो दहन में जब हम आग जलाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की मदद की आवश्यकता होती है, अतः ये ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन के द्वारा हम ऑक्सीजन को सांस के रूप में ग्रहण करते हैं, अतः एक ऑक्सीकरण क्रिया है। भोजन का जो हमारे शरीर में पाचन होता है वो भी ऑक्सीजन की मदद से होता है, अतः यह ऑक्सीकरण क्रिया है। लेकिन अवक्षेपण अपक्रिया एक हमारा ऑक्सीकरण अपक्रिया नहीं है। अवक्षेपण अपक्रिया है जो हमारा ऑक्सीकरण अपक्रिया नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। कह रहा है कि यह किस प्रकार की अपक्रिया है? यह किस प्रकार की अपक्रिया है? 2Mg + O2 + MgO। तो दो अणु जब आपस में मिलकर एक नए यौगिक निर्माण करते हैं तो ये प्रकार का हमारा संयोजन अपक्रिया हुआ। यह कौन सा अपक्रिया हुआ? हमारा संयोजन अपक्रिया। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक अणु संयोजित होकर नए अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं तो वैसे अपक्रिया को हम कैसा अपक्रिया कहते हैं?
संयोजन अवक्रिया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा अंगूर का किण्वन एक है, अंगूर का किण्वन करते हैं तो एक किस प्रकार की रासायनिक अवक्रिया है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, जब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, तो यह अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो यह अवक्षेप का रंग पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। जब हम लेड नाइट्रेट एवं पोटेशियम आयोडाइड की विलयन को मिलाने पर अवक्षेप प्राप्त होता है, तो यह अवक्षेप का रंग कैसा होता है? हमारा पीला हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अवक्रिया है? तो रेडॉक्स अवक्रिया वैसी अवक्रिया होते हैं जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण अवक्रिया दोनों साथ साथ होती है, वैसे हम रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन डी एक अवक्षेपण अवक्रिया है। ऑप्शन डी एक अवक्षेपण अवक्रिया है। ऑप्शन सी एक उदासीनीकरण अवक्रिया है। ऑप्शन बी एक संयोजन अवक्रिया है। लेकिन ऑप्शन एक प्रकार का रेडॉक्स अवक्रिया है। तो ऑप्शन ए कौन सा अवक्रिया है? रेडॉक्स अवक्रिया है। तो रेडॉक्स अवक्रिया वैसी अवक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है, साथ ही साथ अवकरण होता है, वैसी अवक्रिया को हम रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। संयोजन अवक्रिया वैसी अवक्रिया होती है जब दो अणु आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम संयोजन अवक्रिया कहते हैं। विनियोजन अवक्रिया वैसी अवक्रिया कहलाती है जब एक यौगिक दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाती है, उससे हम विनियोजन अवक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अवक्रिया वैसी अवक्रिया कहलाती है जब अम्ल एवं क्षार आपस में मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, उससे उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अवक्रिया वैसी अवक्रिया होती है जब अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करते हैं? उसे विस्थापित करते हैं, तो उसे विस्थापन अवक्रिया या अवक्षेपण अवक्रिया भी कहते हैं। और अवक्षेपण अवक्रिया में एक अवक्षेप के रूप में पदार्थ भी निष्कासित होता है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में रेडॉक्स अवक्रिया कौन सा है? तो निम्नलिखित में रेडॉक्स अवक्रिया है ऑप्शन ए H2 + Cl2 मिलकर क्या बनता है? HCl का निर्माण होता है। कह रहा है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो इस परत का रंग कैसा होता है? जब हम कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है? हमारा कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है? हमारा कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो हमारा कॉपर ऑक्साइड का रंग होता है काला होता है। कैसा होता है? काला। जब कॉपर चूर्ण को हम वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो इस परत का रंग होता है हमारा काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। करें मैग्नीशियम के रिबन को जब हम रिंग मार से रगड़कर दहन की प्रक्रिया की जाती है, जब मैग्नीशियम के रिबन को रिंग मार से रगड़कर दहन की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत को हटाया जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए हम मैग्नीशियम के रिबन को रेगमार से रगड़कर दहन की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम के रबर से मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परत है हट जाता है और मैग्नीशियम क्या होता है? चमकने लगता है। इसलिए मैग्नीशियम की रिबन को रेगमार से रगड़कर दहन की प्रक्रिया की जाती है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। करें नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, तो ये कौन सा प्रक्रिया है? जब नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप होता है, तो वह कौन सा अवक्षेप उत्पन्न होता है? तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो जब भी अवक्षेप उत्पन्न होगा तो वह कौन सा प्रक्रिया कहलाएगी? हमारा अवक्षेपण प्रक्रिया कहलाती है। जब भी हमारा अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? जब मैग्नीशियम को हम मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं तो क्या बनता है? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो इस ऑक्साइड का रंग होता है हमारा उजला होता है। कैसा होता है? उजला होता है, वाइट होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम की ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड का रंग होता है उजला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अपक्रिया को क्या कहते हैं? जिस अपक्रिया में हमारा अवक्षेप के रूप में निर्माण होता है वैसी अपक्रिया को हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी अपक्रिया कहलाता है? अवक्षेपण अपक्रिया। करें निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक नहीं होगा? H2 ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है कि O2 ऑक्सीकारक नहीं होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड नहीं हो सकता है कि क्लोरीन हो सकता है? तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा H2। H2 क्या है? इसका ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, इसका ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि रासायनिक समीकरण अपक्रिया क्या दर्शाता है? रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या दर्शाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है जो सांकेतिक रूप को दर्शाता है। जैसे हमारा सोडियम हो गया, तो सोडियम को किस रूप में संकेत किया जाता है? Na के रूप में। और कैल्शियम कार्बोनेट के किस रूप में संकेत किया जाता है? तो CaCO3 के रूप में संकेत किया जा सकता है। तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होता है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट। करा निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक नहीं है? इसका दहन एक क्या है? ऑक्सीकरण अपक्रिया है। शोषण भी ऑक्सीकरण अपक्रिया है। भोजन का पाचन भी एक ऑक्सीकरण है। लेकिन अवक्षेपण कौन सा अपक्रिया है? अवकरण अपक्रिया है। अवक्षेपण क्या है हमारा? अवकरण अपक्रिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ऑक्सीकारक वैसे पदार्थ कहलाते हैं जिनका अवकरण नहीं होता है। ऑक्सीकारक वैसे पदार्थ कहलाते हैं जिनका अवकरण होता है। जिनका अवकरण होता है वैसे पदार्थ को हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। और जिसका हमारा अवकरण होता है उससे हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। जिसका अवकरण होता है उससे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उससे हम अवकारक पदार्थ कहते हैं। जिसका ऑक्सीकरण होता है उससे ऑक्सीकारक पदार्थ कर रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक नहीं है? यानी कि हमारा क्या है? ऑक्सीकरण अपक्रिया नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण अपक्रिया नहीं है? तो हमारा ऑप्शन डी अवक्षेपण अपक्रिया है जो ऑक्सीकरण अपक्रिया नहीं है। करा अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाता है, किसी रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाता है या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है, तो वैसी अपक्रिया को क्या हम कहते हैं? हम क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया कहते हैं। वैसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो अपचयन अपक्रिया वैसी अपक्रिया होता है जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है? मात्रा बढ़ जाती है जबकि ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। वैसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तथा उपचयन अपक्रिया वैसी अपक्रिया कहलाती है जिसमें हमारा ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाता है। अपचयन अपक्रिया वैसी अपक्रिया कहलाता है जिसमें हमारा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाता है लेकिन हाइड्रोजन का मात्रा घट जाता है। उसे हम उपचयन अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वैसी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वैसी अपक्रिया कहलाती है जिसमें हम क्या होता है? ऊष्मा मुक्त होता है। जिसमें ऊष्मा मुक्त होता है, जिस रासायनिक क्रिया में ऊष्मा मुक्त होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अपक्रिया वैसी अपक्रिया कहलाती है जिसमें हमें अवक्षेप के रूप में कोई पदार्थ उत्पन्न होता है, उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तो किसी रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन का जब मात्रा बढ़ जाता है उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 तथा H2O से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन तैयार करते हैं, तो यह एक प्रकार का प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सूर्य के प्रकाश से अपघटित होता है? निम्नलिखित में कौन सूर्य से प्रकाश में अपघटित होता है? सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, AgBr। इसका सही आंसर हो जाएगा AgBr। AgBr को हम सूर्य के प्रकाश में जब रखते हैं तो Ag+Br2 में क्या होता है? विभक्त होता है। जब AgBr को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो AgBr2 में के रूप में विभक्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा अपघटित होता है? तो ऑप्शन डी AgBr2 हो जाएगा, AgBr हो जाएगा। कह रहा है कि चूना पत्थर को उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त होता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो जब चूना पत्थर का सूत्र होता है CO2 को जब हम हीट देते हैं तो CaO+CO2 में विभक्त होते हैं। तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह हमारा वियोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया कहलाती है जब कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक अणुओं में क्या होता है? टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चूना पत्थर को उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त होता है, तो ऐसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर गर्म कॉपर ऑक्साइड और H2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो परत किस रंग का हो जाता है? जब हम कॉपर ऑक्साइड पर H2 गैस प्रवाहित करते हैं तो परत किस रंग का हो जाता है? तो परत किस रंग का हो जाता है? तो परत जो है भूरे रंग का हो जाता है। परत क्या हो जाता है? हमारा भूरे रंग का। जब गर्म CuO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो परत किस रंग का हो जाता है? तो परत हमारा भूरे रंग का हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है? जब हम सिल्वर क्लोराइड AgCl2 को हम सूर्य के प्रकाश में गर्म करते हैं तो AgCl2 में क्या होता है? विभक्त हो जाता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है? धूसर हो जाता है। इसलिए इसका रंग कैसा हो जाता है? धूसर होता है। तो यह होता है ऑप्शन ए, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag और Cl2 में हो जाता है, इसलिए यह धूसर रंग का हो जाता है। कह रहा है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया जब साथ साथ होती है तो वैसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कर मैग्नीशियम के रिबन को हम वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम के रिबन को हम वायु में दहन के फलस्वरूप सफेद पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में Mg का क्या होता है? जब हम मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप सफेद पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम क्या होता है? तो मैग्नीशियम का क्या होता है? हमारा क्या होता है? अपचयन होता है। मैग्नीशियम के क्या रहा? हमारा उपचयन होता है। मैग्नीशियम के क्या होता है? हमारा मैग्नीशियम के क्या होता है? हमारा उपचयन होता है। मैग्नीशियम के क्या होता है? हमारा उपचयन होता है। तो मैग्नीशियम को जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बनता है? क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ संयोजन होता है। तो जब ऑक्सीजन के साथ कोई भी तो संयोजित होता है तो वह कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा? उपचयन अभिक्रिया। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो संक्षारण का मतलब होता है एक प्रकार का लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगने के उपरांत लोहा धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होने लगता है, उसे हम संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, संक्षारण। तो संक्षारण किस प्रकार के रासायनिक हो गया, तो जैसे लोहा ले लेते हैं, लोहा को हम वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो इसमें क्या लगने लगता है, जो जंग लगने लगता है, तो किसकी मदद से लगता है, तो ऑक्सीजन की मदद से लगने लगता है। तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो वैसी अपक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, संयोग होता है। तो वैसी अपक्रिया को क्या कहते हैं हम, उपचयन अपक्रिया होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोजन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो संक्षारण एक प्रकार का उपचयन अपक्रिया है, क्योंकि उपचयन अपक्रिया में हमारे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, मात्रा बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो संक्षारण एक प्रकार का हमारा क्या होता है, उपचयन अपक्रिया होता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन एक क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक प्रकार के कौन से अपक्रिया होता है, तो हमारा रासायनिक अपक्रिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने के उपरांत एक प्रकार का रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है, किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है, तो प्राकृतिक गैस का जो दहन है वही एक प्रकार का हमारा कौन सा अपक्रिया है, तो प्रकाशिक गैस एक प्रकार का हमारा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। किस प्रकार की अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। तो प्राकृतिक गैस का दहन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो जब हम प्राकृतिक गैस को हम जब जलाते हैं, जब हम प्राकृतिक गैस को जलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा ऊष्मा निकलता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया करते हैं, तो उससे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि जिस रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्पादन होता है, जिस रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है, उससे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, उससे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, उससे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी। जिस रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या उत्पन्न होता है, उससे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है, तो श्वेत और चमकदार रंग क्या होता है, उत्पन्न होता है, श्वेत और चमकदार रंग उत्पन्न होता है। जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है, तो जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है, अधिक क्या है, क्रियाशील है। तो क्रियाशील कैसे होगा, जिंक, लेड और कॉपर। तो जिंक अधिक होगा किससे, लेड से, लेड किससे होगा, कॉपर से। तो कह रहा है कि जिंक तथा लेड कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है। जिंक तथा लेड कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगा, तो जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अणु या यौगिक मिलकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं और उस यौगिक के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन है ए। तो ए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। करा कि वे अपक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ये अपक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वे अपक्रियाएं क्या कहलाती है, तो वे अपक्रिया क्या कहलाती है, रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ए। वायुमंडल में CO2 की वृद्धि से पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न होती है, इसका मुख्य कारण है। वायुमंडल में CO2 की वृद्धि से पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन की समस्याएं उत्पन्न होती है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है CO2 का उत्सर्जन। दिन प्रतिदिन वायुमंडल में CO2 का उत्सर्जन अधिक होता है, जिससे
वायुमंडल में CO2 की वृद्धि से वायुमंडल में एकाएक जलवायु का परिवर्तन समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसका मुख्य कारण होता है CO2 का उत्सर्जन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में कौन अपक्रिया अपचयन क्रिया है? निम्नलिखित में कौन सा अपक्रिया है जो अपचयन अपक्रिया है? निम्नलिखित में कौन सा अपक्रिया है जो अपचयन अपक्रिया है? तो वैसी अपक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उससे अपचयन अपक्रिया है। तो और या वैसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उससे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं, उससे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए में हमारा हाइड्रोजन का क्या वाला संयोजन हो सकता है, इसलिए ये अपचयन क्रिया है। क्या है? अपचयन अपक्रिया है। ऑप्शन सी में क्या होता है हमारा, क्या है? ऑप्शन बी क्या है हमारा, एक प्रकार के क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया है, यह गलती है। MgO में क्या हमारा ऑक्सीकरण अपक्रिया है, यह भी क्या है, गलती है, क्योंकि ऑक्सीजन का संयोजन हो गया। ऑप्शन डी में क्या हो रहा हमारा, ऑप्शन डी में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी भी क्या है, अपचयन अपक्रिया है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी क्या है, अपचयन अपक्रिया है। ऑप्शन ए ऑप्शन डी क्या होगा हमारा, अपचयन अपक्रिया है। तो अपचयन अपक्रिया वैसी अपक्रिया कहलाती है जिसमें हमारा हाइड्रोजन का संयोजन या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, वैसी अपक्रिया को अपचयन अपक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए में हमारा हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोजन होता है, इसलिए अपचयन अपक्रिया कहलाता है। और ऑप्शन डी में हमारा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, इसलिए हम ऑप्शन डी एक अपचयन अपक्रिया है। कह रहा है कि फेरम और क्लोरीन को हम जब पर प्रतिक्रियात्मक युग्म में कौन सा है, इसमें से कौन सा प्रतिक्रियात्मक युग्म है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रियात्मक युग्म है? तो ऑप्शन इसका डी होगा, ऑप्शन ए और डी दोनों होगा, ऑप्शन ए और डी दोनों होगा। जब लोहा और क्लोरीन को हम मिलाते हैं तो फेरम क्लोरेट बनता है, फेरम क्लोरेट बनता है। इसमें प्रतिक्रियात्मक युग्म कौन सा है, मतलब अभिकारक रूप में कौन सा भाग ले रहा है? तो अभिकारक रूप में हमारा लोहा और क्लोरीन भाग ले रहा है, अभिकारक रूप में हमारा लोहा और क्लोरीन भाग ले रहा है। आज के लिए बस इतना, और आगे हम इससे भी अच्छा मोस्ट विवेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाएंगे, जो कि एग्जाम की व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आज के लिए बस इतना, और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं।